तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ धीरज सर पे। जी हाँ, बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही थी कि सर नहीं हिंदी में भी मदद कीजिए, तो बिल्कुल मैं आ गया हूँ आप सभी की मदद के लिए। देखिए मैंने एक सैम्पल पेपर लिया है, ये सॉल्व्ड है, मतलब ये पहले से हल किया हुआ है। और जिन बच्चों ने पूरे साल नहीं पढ़ा है वो भी लास्ट तक बने रहें, क्योंकि मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे कैसे कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे और उनको कैसे हल करना है। साथ ही साथ हम उन चैप्टर्स पे भी डिस्कस करेंगे कि क्या है इन चैप्टर्स में, और उन पाठों को हम कम समय में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उनको तैयार कर सकते हैं। और जो बच्चे बहुत अच्छी परसेंटेज बना के बैठे हैं या जिनको लग रहा है बहुत अच्छी परसेंटेज, तो आप लोगों के लिए भी मेरे पास बच्चों हैं। आप लोग ग्रामर में क्या क्या मिस्टेक करते हो, हिंदी जैसे सब्जेक्ट में आप लोग कहाँ कहाँ गलतियाँ करते हो, वो भी मैं बीच बीच में बताता रहूँगा। तो आप सभी बिल्कुल लास्ट तक बने रहें। मैं आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर करता हूँ। दूसरी चीज़, ये एक सैम्पल पेपर है, प्रश्न इससे मिलते जुलते आ सकते हैं या हो सकता है एक दो क्वेश्चन इसमें से आ जाएं। बाकी तरीका यही होगा, चीज़ें ऐसे ही आएंगी, बस आपको करने का जो तरीका है वो बिल्कुल जैसे मैं सिखा रहा हूं वैसे करना है। और आप ये नहीं कि भाई यही पूरा याद करके चले जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये सीखना है कि हमें हल कैसे करना है पेपर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए आप लोगों के 5 नंबर का आएगा, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम के देखिए उनको आसानी से पढ़ तो लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन ढूंढने में थोड़ी गलती करते हैं। तो कैसे हल करेंगे वो देखिए। और अभी तक अगर आपने आपके इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी नीचे दिए लाल बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको सब कुछ मिलेगा। जी हाँ, सब कुछ, बोर्ड एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम, कॉलेज एग्जाम और टाइम टू टाइम मोटिवेशन। और अगर अच्छा नहीं लगे तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है। देखिए, अनुशासन ही वह कुंजी है जिससे हम जीवन का विकास कर पाते हैं तथा सफलता के अनेक चरण छूते हैं। यदि हम देखें तो समूची प्रकृति भी एक अनुशासन में बंधी हुई है। सूर्य का नित्य प्रति एक ही दिशा में उगना, सूर्य उगता है ना डेली, तथा उसी तरह अस्त होना अनुशासन ही है ना, अनुशासन का ही परिणाम है। चंद्रमा, तारे, बादल, सबका अपना अनुशासन है। जब किसी का अनुशासन भंग होता है तब कुछ अप्रत्याशित और विध्वंसकारी घटनाएं घटित होती हैं। समुद्र, देखिए मैं थोड़ा स्पीड में ले रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के पास भी टाइम कम है, आप लोगों का पेपर है। तो देखिए एक बार करना कैसे, पहले एक बार रीड कर रहे हैं हम। में ज्वार भाटा आने पर भी समुद्र मर्यादित रहता है, मतलब अपनी जगह पे ही रहता है। एक निश्चित गति से पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना या अनेक उपग्रहों को की अपनी गति से गतिमान रहना उनके अनुशासन का ही परिचायक है। ठीक इसी प्रकार विद्यार्थी के जीवन में भी अनुशासन का अत्यधिक महत्व है। विद्यार्थी जीवन व्यक्ति के सघन साधन का काल है, जिसमें वह स्वयं का शारीरिक, मानसिक तथा रचनात्मक निर्माण करता है। अनुशासन 2 प्रकार का होता है। पहला आत्मानुशासन, मतलब आत्मा का अनुशासन। दूसरा बाह्यमानुशासन, मतलब बाह्य तरीके से जो अनुशासन होता है। आत्मानुशासन की प्रेरणा विद्यार्थी के जीवन निर्माण की पहली सीढ़ी है। दूसरी ओर बाह्यानुशासन स्वयं के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति के दबाव होने तथा उसके अधिकारों के कारण माने जाने वाला अनुशासन है। चूंकि विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने की अवस्था में बालक का निर्माण सीखने की प्रक्रिया में होता है, सीखता है ना बच्चा, इसीलिए इस अवस्था में जो वह सीखता है वे उसके जीवन के स्थायी मूल्य बन जाते हैं। तो ये तो देखिए हमने इसको पढ़ा गद्यांश को कि क्या था। अब देखिए इसके प्रश्न कैसे आप हल करेंगे। जैसे सबसे पहले है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक, अनुशासन, अनुशासन के प्रकार, अनुशासन का महत्व, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो देखिए अनुशासन की बात हो रही है तो अधिकतर बच्चे अनुशासन पे टिक करते हैं, लेकिन अगर आप इसमें गौर से देखें तो इसमें अनुशासन का महत्व बताया गया है, तो इसलिए अनुशासन का महत्व। अच्छा, ये ऐसे ऑप्शन में भी आ सकता है, अबसद में, या फिर सीधा प्रश्न आएगा उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है। तो इसको पढ़ना है अच्छे से कि भाई किसके बारे में ये बात बता रहा है, मतलब ये पूरा बात किसकी हो रही है। जैसे अनुशासन के महत्व की हो रही है तो अनुशासन का महत्व इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, अनुशासन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए आपने यहाँ पे पढ़ा था अनुशासन 2 प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का हो गया। ठीक है, ऐसे इसमें और भी क्वेश्चंस आएंगे। देखिए जैसे ऐसे ये क्वेश्चंस हैं। अब देखिए, व्यक्ति के जीवन का सघन साधना का काल है। सघन साधना का काल कौन सा था, बाल्यकाल, वानप्रस्थ, विद्यार्थी। तो हमने देखा था ना कि सघन साधना का काल उसमें लिखा हुआ था विद्यार्थी जीवन, तो ये क्या आ जाएगा, विद्यार्थी जीवन। ये आपको उसमें से मिल जाएगा, है ना, आप पीछे से। अनुशासन के क्या परिणाम है, देखिए प्रमाण क्या है, सूर्य का नित्य प्रति एक ही दिशा में उगना, समुद्र में ज्वार भाटा आने पर भी मर्यादित रहना, ये दोनों आपने पढ़े पीछे वाक्य थे।
पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना ये भी था, तो मतलब तीनों ही हैं, तो उपयुक्त सभी सारे सही हैं, तो ड आंसर हो जाएगा। व्यक्ति के जीवन में किसका गहरा महत्व है? किसका गहरा महत्व है? प्राकृतिक घटनाओं का, दूसरों के अधिकारों के कारण माने जाने वाले अनुशासन का, सीखने की प्रक्रिया का, या अनुशासन का? तो ये पूरा चैप्टर किसके बारे में है? अनुशासन के बारे में, तो अनुशासन का। तो इस तरह से ये अबसद में भी मिल सकता है या ऐसा प्रश्न है, तो आप पीछे से आराम से देखिए कहाँ लिखा हुआ है, क्या बता रहा है, वहां से आप आंसर्स कर सकते हैं। तो एक तो आएगा आपका ऐसा गद्यांश और एक आएगा ऐसे आपका पद्यांश। देखिए ये रहा। अच्छा, जिन बच्चों ने पूरे साल नहीं पढ़ा है, जिनकी हिंदी कमज़ोर है, वो अच्छे से देखते रहिए मैं कैसे कैसे बता रहा हूँ। वहाँ पर ये नहीं है कि ऐसा ही आएगा, लेकिन इसी तरह से आएंगे और इस क्वेश्चंस को आपको हल कैसे सीखोगे, जैसे अभी गद्यांश सीखा, आप देखो पद्यांश कैसे सीखोगे। पद्यांश में अधिकतर जो बच्चे बहुत अच्छी परसेंटेज बनाते हैं उनको भी थोड़ी दिक्कत होती है, तो देखो शब्दों को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए जो जो आपको समझ में आए बस उनको, जैसे देखिए वह स्वाधीन किसान रहा, मतलब ये किसान की बात हो रही है कि वो स्वाधीन रहा, ठीक है, आज़ाद रहा, स्वाधीन रहा, अभिमान भरा आंखों में, और उस किसान की आंखों में अभिमान भरा हुआ था। छोड़ उसे मझधार आज, लेकिन आज उसे बीच में छोड़ दिया है संसार ने, कगार सदृश वह खिसका। नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, ये तो समझ में आया कि आंखों में उसके क्या था? अभिमान, लेकिन आज संसार ने उसे छोड़ दिया है। लहराते हुए खेत, जो खेत थे दुर्गों में हुआ बेदखल, मतलब अब वो किस में घर वगैरह बन गए, वहाँ पे खेत हट गए हैं, ये कहना चाह रहे हैं। वह अब जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली, जिनके तृण तृण से, मतलब चारों तरफ हरियाली देख करके किसान खुश हो जाता था। देखो हंसती थी जिसके जीवन की हरियाली, आई बात समझ में? आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, और ये सारी चीज़ें अब सिर्फ कहाँ घूमती हैं? उसकी आँखों में। देखिए लिखा हुआ ना, आँखों में ही घूमा करता है। कारकुनों की लाठी से, कारकुन मतलब वो लोग जिन्होंने अपनी लाठियों से किसानों को दबा दिया। देखो गया जवानी ही में मारा, और उनकी लाठियों से वो जवानी में ही मारा गया किसान। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली, बिना दवा दर्पण के घरनी, घरनी मतलब उसे उसकी वाइफ थी, उसको भी दवा दारू नहीं मिली, वो भी चली गई। आंखें आती भर, आंखें उसको देख करके रोना आता है, आंखें भरना मतलब रोना आना। देख देख के बिना दूध मुही बिटिया, 2 दिन बाद गई मर, और धीरे धीरे 2 दिन बाद अपनी माँ के भी जाने के बाद दूध मुही, जो उसकी मतलब दूध पीने वाले जो बच्चे होते हैं उसको बोलते हैं, उसकी बिटिया जो बेटी थी वो भी 2 दिन बाद मर गई। यहाँ पे किसान की बात की जा रही है। देखिए उजड़ी उसके सिवा किसके कब पास दुहाने आने देती, उजड़ी उसके सिवा किसे अब पास दुहाने देनी आती। दुहाने मतलब गाय होगी उसके पास या भैंस होगी, तो अब किसको आने देती? वो देखिए आगे आ जाएगा, मतलब वो अपने पास किसी को दूध दूहने नहीं आने देती है। आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती, मतलब ये जो आंखों में सारी चीज़ें जो उसकी नाचती रहती थी वो सब उजड़ चुकी हैं। सुख की खेती, पिछले सुख की स्मृति, पिछले सुख की स्मृति आंखों में, पिछले सुख की मतलब जो पुरानी जो उसके जीवन में सुख थे किसान के, वो सारी की बात कर रहा है। वो उसकी आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वो उसको कुछ अच्छा सोचता है कि फिर वही पुरानी बातें जैसे हटती हैं, और जब उस किसान को सारी चीज़ें याद आती हैं तो वापस से वो तीखी चीज़ें उसके आंखों में चुभने लगती हैं। अच्छा, जिन बच्चों को नहीं आता थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो भी आ जाएगा। देखो जैसे तीखी नोक सदृश बन जाती है, मतलब तीखी बन गई तो चुभ रही है उसको, है ना। अब जैसे ये आपने पढ़ लिया, अच्छा जो जो शब्द आए उनको जोड़ जोड़ के पढ़ लो एक बार। अब देखो उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक क्या है। अब इसका शीर्षक क्या होगा? वे आंखें, खेती, किसान या शोषण। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं? किसान पे लगा के आते हैं। ये किसान की तो बात हो रही है, लेकिन किसान की आंखों में सारी चीजें हो रही हैं। आप गौर से देखो तो शुरू से लास्ट तक हमने उसकी आंखों में देखा है कि उसकी आंखों में क्या क्या सपने थे, क्या क्या हुआ, तो इसलिए वे आंखें। आई बात समझे? तो इसका जो उपयुक्त काव्यांश होगा वो क्या हो जाएगा आपका? वे आंखें। इस काव्यांश में किसकी पीड़ा का वर्णन है? अब देखो पीड़ा किसकी हो रही है? किसान की बात हो रही है, तो किसान का वर्णन है। कारकुन का शाब्दिक अर्थ क्या है? कारकुन में हमने देखा था ना यहाँ पे, जिसने लाठियों से, ये देखो कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या क्या हैं हमारे पास वो देख लेते हैं हम। शोषक, जमींदार का कार्मिक, शोषित या राजा। तो जनरली जमींदार लोग ही किसानों पर लाठियां चलाते थे, इसलिए जमींदार का कार्मिक ही इसका आंसर होगा।
आंखों का तारा होना, ये आप लोगों को मुहावरे, अच्छा जिन बच्चों को मुहावरे नहीं आते ना, इन शब्दों को सोचो। कोई आंखों का तारा है तो मतलब बहुत प्रिय है ना उसका, तो अत्यधिक बुरा लगना, अत्यधिक प्रिय होना, है ना। आंसर प्रश्नों में ही होते हैं। एक चीज मेरी हमेशा ध्यान रखें, आप कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अगर आपको प्रश्न पढ़ना आ गया तो आपके आंसर्स आने बहुत आसान होते हैं। काव्यांश में वर्णित पीड़ित वर्ग की आंखों में चमक कब आती है? कब चमक आती है? हमने देखा था ना, जब वो पुरानी चीजें सोचते थे तो शोषण से पूर्व की संपन्नता को याद करने पर, यही था ना कि जब वो पुरानी बातें याद करते थे तो उनकी आंखों में चमक आ जाती है। तो इस तरह से ये होंगे, ये तो काव्यांश के हो गए आपके। अब देखिए यहां से आपका शुरू होगा, फिर पहला हमने पद्यांश 5 नंबर का देखा, गद्यांश, फिर पद्यांश। अब देखिए एक एक नंबर के क्वेश्चन ऐसे आएंगे। माता का आंचल, ये आंचल है, आंचल कृति के रचनाकार हैं। अच्छा जिन बच्चों ने पूरे साल नहीं पढ़ा है, मैं एक बार बता दूं, आप लोग है ना चैप्टर्स की एक बार कहानी जरूर पढ़ लेना। मैं भी आपको थोड़ा थोड़ा समझा देता हूं। माता का आंचल पाठ क्या है, इसमें बताया गया है कि कैसे छोटे बच्चे बचपन में कंचियों से खेलते थे, छोटे छोटे खेल खेलते थे, चिड़िया उड़ ऐसे जैसे खेलते ना वो खेल खेलते थे। सांप के जो बिल होते थे उसमें पानी डाल देते थे, लेकिन जैसे ही डरते थे, उनको डर लगता था, अपनी माँ की गोदी में आ जाते थे। तो माँ का अपने बच्चों के प्रति जो प्यार है वो बताया गया है इस चैप्टर में। तो अब मुझे लग रहा है शायद आपको आसान होगा। देखो कृति के रचनाकार, अच्छा ये जो चैप्टर के नाम है, मैं एक चीज बता दूं, शुरू के 4 चैप्टर गद्यांश पद्यांश के कम से कम उनके लेखक के नाम और उनका जीवन परिचय 4 के भी कम से कम जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके ऑप्शन में आएगा। और ये 4 नंबर का तो उससे संबंधित है, प्लस ये जो नाम आएंगे ना और उनका जो चरित्र है वो आपका कम से कम 6 या 8 नंबर का बनेगा। तो कम से कम 4 पाठों के लेखक के नाम और उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं, कब जन्म हुआ, वो सारा याद कर लीजिएगा उनका, ठीक है। 2-4 जो इंपॉर्टेंट हैं वो इसमें भी हैं, मैं आपको बताऊंगा अभी। तो इसके जो माता का आंचल कृति के जो रचनाकार हैं वो हैं शिवपूजन सहाय जी, ये आपको याद करना है। ऐसे जॉर्ज पंचम की नाक कहानी का उद्देश्य क्या है? अब हम जैसे माता का आंचल देखा, जॉर्ज पंचम की नाक नहीं पढ़ी पूरे साल, तो सुनिए, इसमें जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी होती है। तो जो ब्रिटिश की रानी होती हैं वो भारत घूमने आने वाली होती हैं, तो उससे पहले कोई जॉर्ज पंचम की नाक मूर्ति जो होती है उसकी नाक तोड़ देते हैं कोई। तो अब उस नाक को लगाने के पीछे ही पूरी कहानी है कि ये लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, कितना पैसा लगता है। वो जो मूर्तिकार होता है वो हर जगह घूम घूम कर आता है, लेकिन उसको नाक नहीं मिलती, फिर लास्ट में कैसे न कैसे व्यवस्था करता है। अच्छा रानी एलिजाबेथ आ रही हैं तो पूरे भारत को बहुत ही तगड़े तरीके से सजाया जाता है, खास तौर पे दिल्ली को बहुत अच्छे से सजाया जाता है क्योंकि वो दिल्ली में उतरने वाली होती हैं। तो जॉर्ज पंचम की नाक पाठ हमें ये बताती है कि कैसे उस समय में भी जो न्यूज़पेपर थे, जो पत्र, ये जो हमारे समाचार पत्र थे, ये लोग पैसों की बदौलत जो बड़ी चीज़ें होती थी उनको दिखाते थे, लेकिन जो हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में लोग मारे गए, बच्चे मारे गए, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके बारे में नहीं बता रहे थे। तो ये मैं आपको ऐसे जितना हो सकता है मैं चैप्टर के बारे में बताने की कोशिश करूंगा, गौर से सुनिएगा, वहाँ इन चैप्टरों से आपके आंसर्स लिखने के लिए आएंगे। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी का उद्देश्य क्या है? औपनिवेशिक दौर की मानसिकता को चोट करना, विदेशी आक्रमण की भर्त्सना करना। तो ये तो आक्रमण का तो कहीं कुछ था ही नहीं, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या था, व्यावसायिक पत्रकारिता का पर्दाफाश। तो अब औपनिवेशिक दौर की मानसिकता भी सही है, चोट कर रही थी, और व्यावसायिक, तो जब 2 ऑप्शन ये दोनों सही हैं तो ये भी इसमें इंक्लूड होगा ही, तो इसलिए उपयुक्त सभी, ठीक है। अब आएंगे रिक्त स्थान पे। अच्छा ग्रामर वाला जो पार्ट है आपके 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 नंबर का है, इसको जिन बच्चों ने पूरे साल पढ़ा है मैं वापस से कहूँगा बहुत अच्छे से इसको करके जाइए, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट हैं। जिन बच्चों की 85% बन रही है और जो बच्चे मेरिट में जाएंगे, उन दोनों के बीच में ये ग्रामर ही पूरा खेल करेगा, ये ध्यान रखना आप, क्योंकि बाकी चीज़ें बहुत अभी मैं बताऊँगा, कॉमास, इसमें कॉमास लगाना, फुल स्टॉप लगाना, ये चीज़ें जो होती हैं यही सब कुछ डिसाइड करती है। तो जो बच्चे ग्रामर, जिन्हों की अच्छी परसेंटेज चल रही है, ग्रामर अच्छे से पूरे बुक से पूरा लर्न कीजिए। ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल समझा रहा हूं आपको, करना बुक में से है, ठीक है। जिन बच्चों ने पूरे साल नहीं पढ़ा, थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं, देख लीजिए कैसे करेंगे आप। भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य भावबोधक प्रकार के शब्दों से होती है। देखिए आंसर भी है तो आप लोगों की इजी हो जाएगा, इसलिए मैंने दिखा दिया है। भाववाचक संज्ञा की रचना भावबोधक। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की मात्रा, तोल या माप, तो संज्ञा में जो मात्रा, तोल और माप बताया उसको क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। हिंदी क्रियापदों का मूल रूप क्या है? धातु। क्या है? धातु। उपसर्ग शब्द कहाँ लगते हैं? आरंभ में, और प्रत्यय अगर आ गया तो कहाँ लगेगा?
पीछे, है ना, शब्दों के पीछे लगता है। वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें देखिए जैसे आ गया ना धातु या क्रिया के अंत में, तो उनको कृदंत या कृत प्रत्यय कहते हैं। कृदंत या कृत, आंसर देखिए क्रिया क से कृदंत या कृत। तो ये शब्दों में ही आंसर है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ढंग से इनको देखना है। अब देखिए नेक्स्ट 2-2 नंबर वाले जो क्वेश्चन 1-1 नंबर के ही हैं, जैसे संधि व संयोग में क्या अंतर है, तो दोनों की परिभाषा ये रही। देखिए 2 या 2 से अधिक वर्णों के मिलने से पैदा हुए विकार को संधि कहते हैं, तथा 2 वर्णों के मिलने से कोई विकार उत्पन्न ना हो तो संयोग कहलाता है। ठीक है, अब आप बच्चे गलतियां क्या करते हैं, देखिए जैसे ये फुल स्टॉप नहीं लगाया, ठीक है, ये पूर्ण विराम नहीं लगाया, तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। इसमें ध्यान रखिए कॉमा, देखिए जैसे समास है, कॉमा में है। समास शब्द की परिभाषा क्या है, 2 या 2 से अधिक शब्दों के परस्पर मेल या योग को समास, जैसे ही वाक्य खत्म हो ये पूर्ण विराम लगा दीजिएगा। मेरी हिंदी थोड़ी सी मात्राओं का इतना नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। ये देखिए इनके मार्क्स होते हैं, जैसे ये डैश लगाया विद्या का मंदिर। अब ये जो लगाया ना जैसे विद्या का मंदिर, ये बहुत से बच्चे नहीं, सीधा जैसे लिखा खत्म, इसके भी मार्क्स होते हैं, क्योंकि जो हिंदी की कॉपी आपके चेक करेंगे कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होता है उनको, तो उनको सारी चीज़ें पता होती हैं। तो जो बच्चे अच्छे नंबर लाने वाले हैं, देखिए कि छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करनी है, ये ऐसे ही लिखना है आपको। फिर तिल का तार बनाना मुहावरे, वहां पे एक ऐसा मुहावरा आएगा जो आपको नहीं आएगा, लेकिन देखिए जैसे तिल का तार मतलब छोटी चीज को बड़ा कर देना, तो इसका क्या होगा, कोई छोटी बात को बड़ा करके बताना। जैसे किस तिल का तार करना, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना, है ना। तो ऐसे आप कर सकते हैं। आप भले तो जग भला, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, आप भले मतलब अगर हम खुद भले हैं तो पूरा संसार ही भला लगेगा हमें, तो जो खुद अच्छे होते हैं उनके लिए पूरा संसार ही अच्छा होता है ना। तो ये शब्दों में ही आंसर है, थोड़ा सा इस पे काम करना है। वहां पर अगर से कोई भी दूसरा शब्द आता है उसको पकड़िए, वो क्या कहना चाह रहा है, उसके हिसाब से आपको आंसर्स करने हैं। अच्छा देखो, चश्मे वाले लोग कैप्टन क्यों कहते थे। अब ये कैप्टन वाला जो आपका चैप्टर है, इसमें एक हवलदार साहब होते हैं जो कि बहुत ही देशभक्त होते हैं, और वो वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी की एक मूर्ति होती है जिस पे चश्मे को लगाया जाता है। तो इस पूरे चैप्टर में यही कहानी है कि कैसे देशभक्त जो लोग होते हैं वो हमेशा एक मूर्ति का भी सम्मान करते हैं। तो इस पूरे पार्ट में आपको यही बताया जाएगा कि कैसे देशभक्ति सिर्फ बॉर्डर पर जाकर नहीं लड़ाई करने से होती, बल्कि आपके आसपास जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, अगर हम उनको पूरी करते हैं तो भी हम एक सच्चे देशभक्त बन सकते हैं। तो वह एक देशभक्त था, नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्ति पर सदैव चश्मे लगाता था, इसलिए लोग उसे कैप्टन कहते थे। तो एक चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, तो उसका यह आंसर है क्योंकि वह एक देशभक्त था और नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्ति पर सदैव क्या लगाते थे, वो चश्मा लगाते थे, इसीलिए लोग उसे कैप्टन कहते थे। अब एक कहानी यह भी, रचना में मनु भंडारी के साथ और किसका व्यक्तित्व उभर कर आया है। तो जिन्होंने पूरा चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, नहीं पढ़ा है तो देखिए इसमें मनु भंडारी के साथ साथ उनके पिताजी का व्यक्तित्व, मतलब उनके पिताजी के बारे में भी जो उनका व्यक्तित्व था वो उभर कर आया है, जो कि क्रोधी, शकी एवं अहम भाव वाले थे। अब यह सुशिरवादों से क्या अभिप्राय है। सुशिरवाद, वाद मतलब वाद्य यंत्र जो कि बजाने में काम आते हैं, तो मुंह से फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों को सुशिरवाद कहते हैं। यह वाद छेद वाले एवं अंदर से खोखली या पोली नली वाले होते हैं, जैसे बांसुरी या शहनाई। अब देखिए ये जो आंसर लिखा है, बहुत से बच्चे आंसर लिखेंगे, लेकिन देखिए जैसे इनके बीच में डैश लगाया, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया, ये सब नहीं लगाते, तो इसीलिए उनके मार्क्स कट जाते हैं, समझ रहे हैं। तो जो बच्चे अच्छी तैयारी की है पूरे साल, वो ये देखते जाइए कॉमास वगैरह, जैसे 2 शब्दों के बीच में कॉमा लगाना, वाक्य खत्म हो गया तो पूर्ण विराम लगाना, ये सब बहुत ज़रूरी है। और जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं वो भी इन चीज़ों का हिंदी में ध्यान रखिएगा। मार्क्स, आप तो कहते हैं आंसर हम पूरा लिखे है, मार्क्स हमारे कम आए सर, क्यों आए, तो ये इस कारण से आते हैं। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई। अभी उद्धव वाले चैप्टर में आ गए हैं पद में आप, तो उद्धव के एक बार इस चैप्टर थोड़ा सा समझा देता हूँ। इसमें क्या होता है, उद्धव गोपियों को समझाने के लिए आते हैं, तो गोपियाँ उनकी तुलना कई चीज़ों से करती हैं, जैसे कमल के पत्ते जो पानी में रह करके भी उन पे पानी नहीं लगता, और इस तरह से गोपियां उनको बताना चाहती हैं कि आप श्री कृष्ण के पास रह करके भी उनसे प्रेम नहीं कर पाए, जबकि हम लोग तो यहाँ से रह करके भी उनसे प्रेम करती हैं। तो ये उद्धव जी जो आए थे और गोपियों को समझाने के लिए, उसके बारे में सारा बताया गया है इस चैप्टर में। तो उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। उद्धव के व्यवहार की तुलना जल में रहने वाले कमल के पत्तों
आई आगे नहीं देखिए, और जल में पड़ी तेल की गगरी से की गई है। जैसे अगर जल में तेल डाल दो तो पानी में तेल मिलेगा नहीं ना, वैसे ही ये कहना चाह रही हैं। कमल के पत्तों को देख लो, आप पानी में रख दो, पानी का एक बूंद नहीं उसमें टिकेगा। वो इसलिए कह रही हैं ये, इसलिए इसकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों की गई है कि श्री कृष्ण के पास रह करके भी उनसे प्रेम नहीं कर पाए। अब नेक्स्ट है देखिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, हाँ, रामचरित्र मानस के किस कांड से लिया गया है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बाल कांड से लिया गया है। कौन से बाल कांड से लिया गया है। अच्छा, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो ठीक है, शॉर्ट में बता देता हूँ। ये सीता माता का जो स्वयंवर हुआ था उस समय की इसमें कहानी है कि जब भगवान राम जी ने धनुष को तोड़ दिया तो उसके बाद परशुराम जी आए और वो बहुत क्रोधित थे, तो उनके और लक्ष्मण जी के बीच में बहुत गुस्से वाली बातें होने लग गई। तो उस समय फिर भगवान राम जी ने बहुत ही शांति से परशुराम जी से बात करके और पूरे मामले को सॉल्व किया था, मतलब खत्म किया था। तो ये पूरी कहानी उसके ऊपर है। तो यह राम, ये देखिए, हाँ, कहाँ गए हम? अच्छा, ये कहानी समझाई थी अभी आपको। अब देखिए, उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत। अच्छा, उत्साह जो कविता है, नहीं पढ़ी है तो बता देता हूँ। इसमें सावन महीने की बात की गई है, जब चारों तरफ बादल छा जाते हैं, बरसात होती है, चारों तरफ एक सुंदरता छाई रहती है ना। तो ये उत्साह, नाम में ही देखिए आंसर उत्साह, चारों तरफ लोगों के अंदर जब बरसात होती है तो कैसे चारों तरफ लोग खुश हो जाते हैं, चारों तरफ हरियाली आ जाती है। तो ये उस समय की बात की जा रही है इस उत्साह कविता में। प्रस्तुत कविता में पीड़ित, उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो देखिए, संकेत करने का मतलब बादल किन किन चीजों से जुड़ा हुआ है। पीड़ित प्यासे जनों की प्यास बुझाने, और सुखकारी शक्ति के रूप में, क्योंकि सुख देते हैं वो चारों तरफ जब बरसात होती है। तो क्रांतिकारी पुरुष के रूप में, तथा समाज को नवजीवन देने वाले, क्योंकि नए नए पेड़ पौधे उगते हैं तो नवजीवन देने वाले के रूप में, कवि के रूप में भी संकेत करते हैं। अब आता है माता का आंचल। अभी समझाया था ना, जब बच्चे सारी हरकतें करते हैं लेकिन जब डर जाते हैं तो माँ के पास आते हैं, उसी चैप्टर का पाठ है माता का आंचल। पाठ के, अच्छा, आप लोगों को अगर मैं देखिए कोशिश कर रहा हूँ छोटे छोटे तरीके से कि इनके पाठ के बारे में बताऊँ। अगर आप लोगों के पास टाइम अभी है आज शाम तक, आप लोग इनको जरूर अच्छे से पढ़िएगा, एक एक बार पाठ पढ़ लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन आंसर्स करना बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। माता का आंचल पाठ के उन प्रसंगों के नाम लिखिए जो आपके दिल को छू गए। मतलब कौन कौन सी ऐसी चीजें थी? तो देखिए, माता द्वारा तोता, मैना, कबूतर उड़ाने वाला खेल, बताया था ना, खेल खेलते हैं करके, खाना खिलाना बच्चों को, पहले माँ खिलाती थी, आज भी गाँव में होता है। सांप निकलने पर दौड़कर माता से चिपटना बच्चों का, ये कुछ ऐसे प्रसंग हैं जो दिल को छू जाते हैं। साना साना हाथा जोड़ी यात्रावत में भारत के किस क्षेत्र की यात्रा का वर्णन है? ये मैं बता दूं, ये वाला जो चैप्टर है इसमें जो कवित्री होती हैं, मतलब जो लेखिका हैं, वो पहाड़ों पर घूमने जाती हैं। और इस पूरे पाठ में ये ध्यान रखिएगा, साना साना हाथा जोड़ी, ये पूरे पहाड़ों पर घूमने की कहानी है कि पहाड़ों पर क्या सुंदरता होती है, वहां पर इनको कैसे वो सुंदरता अपनी ओर आकर्षित करती है। इस यात्रा व्रत में पूर्वोत्तर भारत के, देखो, सिक्किम राज्य, कहाँ गए थे? सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन है। ये पहाड़ों में कहाँ कहाँ गए? गंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन है। तो ये तो एक एक नंबर के क्वेश्चन आ गए। अब देखिए दो दो नंबर वाले क्वेश्चन देखते हैं। हालदार साहब को दूसरी बार देखने पर मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया? ये वही चैप्टर आ गया आपका जो मैंने बताया था, चश्मे वाले कैप्टन वाले क्वेश्चंस किए थे ना अभी, वही वाला है, देशभक्ति वाला चैप्टर। हालदार साहब को दूसरी बार देखने पर मूर्ति का चश्मा बदला हुआ मिला। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था और अब तार फ्रेम वाला गोल चश्मा है। ठीक है, ये अंतर था। बाल गोविंद भगत किस प्रकार के व्यक्तियों को अधिक स्नेह का पात्र मानते थे और क्यों? ये बाल गोविंद भगत वाला जो चैप्टर है इसको भी थोड़ा समझा देता हूँ। बाल गोविंद भगत जो ये चैप्टर है, ये एक ऐसे साधु आदमी की कहानी है जो बहुत ही सुंदर गीत गाते हैं और जो कि इस दुनिया के मोह माया को समझ चुके हैं। उनका एक ही बेटा होता है, उसकी भी मौत हो जाती है, लेकिन उस समय भी वो गीत गाते हैं क्योंकि उनको पता है कि मृत्यु सबसे ज़्यादा इस दुनिया की सच्चाई है, सबसे बड़ी सच्चाई है। उनकी जो विधवा पुतोह होती है, मतलब जो उनकी बहू होती है, वो कहती है कि मैं आपके पास ही रहूँगी, लेकिन वो उस समय भी उसको कहते हैं कि नहीं, आप जाइए। उनके भाइयों के साथ भेज देती हैं। उनके भाइयों को कहती
कहते हैं कि इनका दूसरी विवाह इनका करवा देना। मतलब समाज में जो बुराइयां हैं उस समय में इन्होंने उसको हटाने की कोशिश की थी। दूसरा, इनका जो संगीत था, मतलब इतना सुंदर गाते थे कि लोग इनके संगीत से मंत्रमुग्ध हो जाते थे। और बाल गोविंद भगत बहुत ही अच्छे भक्त आदमी थे। इनके खेतों में जो भी उगता था उसका ये पहले जिन भगवान की पूजा करते थे पहले मंदिर में पहुंचाते थे, और वहां से जो भी इनको वापस मिल जाता था उसी से अपना काम चलाते थे। तो ये है चैप्टर बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत कमजोर, असहाय, बीमार, गरीब आदि प्रकार के व्यक्तियों को अधिक स्नेह का पात्र मानते थे। ठीक है, और उनकी समझ में ऐसे आदमियों को ज्यादा प्यार व देखभाल की आवश्यकता होती है, ये इनका मानना था। अब आते हैं, लेखक ने सेकंड क्लास का रेल टिकट लेने का क्या कारण बताया? लखनवी अंदाज अध्याय के आधार पर लिखिए। ये लखनवी अंदाज जो पार्ट है इसको भी थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए क्या है ये लखनवी अंदाज, एक पार्ट है जिसमें लेखक जो है जब रेल यात्रा करते हैं तो उनके सामने जो एक व्यक्ति बैठे रहते हैं वो बहुत ही तरीके से अपने खीरे को काटते हैं, उसमें नमक मिलाते हैं, सब कुछ मिलाते हैं और बाद में उसको सूंघ के बाहर फेंक देते हैं, और वो लेखक से भी सही से बात नहीं करते। इसमें ये बताया गया है कि कैसे वो जो व्यक्ति हैं वो लेखक को ये दिखाते हैं कि वो कितने ज़्यादा गर्वित हैं, मतलब वो खुद का घमंड दिखा रहे होते हैं वहाँ पर। तो ये पार्ट में लखनवी अंदाज को बताया गया है। लेखक ये दिखाना चाहता है इस पार्ट में कि कैसे लोग आज भी दिखावे में विश्वास रखते हैं। तो इसमें ये सेकंड क्लास का रेल टिकट लेने का क्या कारण बताया है? तो देखिए, लेखक ने भीड़ से बचने, एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए सेकंड क्लास का टिकट लिया था। ये सारे कारण हैं उनके टिकट लेने के। अब मैंने देखिए कहानी भी शॉर्ट में बताता जा रहा हूँ, तो अगर वहाँ पर जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाए इन चैप्टरों से रिलेटेड तो उनको करके आना है, छोड़ के नहीं आना है। और ये देखिए जो कॉमास वगैरह लग रहा है वो कैसे लगते हैं, वो सारी चीज़ें देख लीजिएगा। काशी की क्या विशेषताएं बताई गई हैं, संक्षेप में बताइए। तो देखिए काशी का देखिए क्या है, काशी संस्कृति की पाठशाला है। काशी में कलाधर, हनुमान व नृत्य विश्वनाथ हैं। काशी में बिस्मिल्लाह खां हैं। काशी में अलग अलग मजहब और तहजीब के लोग हैं। सबकी अपनी बोली, उत्सव, त्यौहार, संगीत, सहरा बना और अपना नोहा है। तो काशी की ये सारी विशेषताएं हैं। अब सूरदास जी ने उद्धव एवं कमल पत्र में क्या समानता बताई है? मैंने अभी आपको पीछे समझाया था कमल पत्र में क्या समानता बताई थी कि जिस प्रकार पानी में रहकर भी कमल के पत्ते पर पानी का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी प्रकार उद्धव श्री कृष्ण के पास रहकर के भी उन पर श्री कृष्ण का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। उद्धव जी के व्यवहार को देखते हुए सूरदास जी ने उद्धव की तुलना जल में रहने वाले कमल के पत्तों से की है। जिस प्रकार जल में रहकर भी कमल के पत्ते जल से प्रभावित नहीं होते, जल को स्वयं पर टिकने नहीं देते, उसी प्रकार उद्धव कृष्ण का साथ पाकर भी उसके प्रेम से दूर हैं, अप्रभावित हैं। अब दोहा नामक छंद के लक्षण लिखिए। ये जो दोहा नामक छंद है इसके क्या क्या लक्षण है? तो देखिए, दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। मतलब पहले तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में यति होता है। इसके पहले और तीसरे चरणों के आदि में जगन नहीं होना चाहिए। दूसरे व चौथे चरण के अंत में एक लघु अवश्य होना चाहिए। ये दोहे की विशेषताएं हो गई। कन्यादान कविता में एक माँ अपनी बेटी को क्या सीख दे रही है? ये कन्यादान कविता में माँ अपनी बेटी, जिस बेटी की शादी हुई है, उसको क्या क्या चीज़ें सिखा रही हैं उसके बारे में ये पाठ है। और देखिए बहुत कुछ इस आंसर में, इस पाठ के बारे में आपको पता चल जाएगा। पहली सीख माँ बेटी को देती है कि सौंदर्य पर अभिमान मत करना, सुंदरता पे, क्योंकि यह स्थायी नहीं होता। दूसरी की आग का प्रयोग सिर्फ खाना बनाने हेतु करना, मतलब जो गुस्सा है तुम्हारे अंदर, गुस्से को आग बता रही है वो, कि वो सिर्फ खाना बनाने टाइम में ही आग होता है, बाकी टाइम आपको बिल्कुल शांत रहना है। कोई तुम्हें जलाने का प्रयत्न करे तो विरोध करना। साथ ही ये भी सिखा रही है कि ऐसा नहीं सब कुछ सहन करते जाना है, अगर कोई तुम्हें जलाने का प्रयत्न करे तो उसका विरोध भी करना है। तीसरा कि आभूषणों एवं वस्त्रों के प्रति आकर्षण मत रखना, ये दिखावे होते हैं, क्योंकि यह स्त्री जीवन के लिए बंधन होते हैं। लड़की होना पर लड़की जैसे मत दिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करिएगा। कोई भी इस चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न आता है तो आप बहुत कुछ इसमें से लिख सकते हैं। अब ये अट नहीं रही है कविता के आधार पर फागुन ऋतु के सौंदर्य
सुंदर को संक्षेप में लिखिए। अब ये फागुन मास की सुंदरता को ये बता रहा है ये जो चैप्टर है। तो फागुन मास में क्या क्या होता है देखिए, कवि ने ऋतुराज का वर्णन करते हुए कहा है कि फागुन मास में सुंदर सुंदर फूल खिलने लगते हैं, पूरा वातावरण महकने लगता है, चारों तरफ हरियाली, रंग बिरंगी तितलियां, भौरों के मधुर गुंजार सुनाई व दिखाई देते हैं। फागुन मास मतलब बरसात का महीने की बात बता रहा है, तो उस समय क्या क्या सुंदरता होती है अपनी तरफ से भी आप लिख सकते हैं। लाल हरे फूल पत्तों की सुंदरता प्रकृति को नई दुल्हन की तरह सज्जित कर देती है। फागुन, एक मिनट, सॉरी, फागुन नहीं, फागुन मास हो गया आपका ये हिंदी में चलता है, ये फागुन मास हो गया आपका ये जो अपने फरवरी से मार्च के बीच का महीना होता है, उस टाइम की बात हो रही है ना। तो ये फागुन मास में क्या चारों तरफ सुंदरता छा जाती है और कैसे दुल्हन की तरह प्रकृति सज जाती है, उसके बारे में ये है। फिर आता है महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। ये कौन सा चैप्टर है? माता का आंचल, अभी बताया था ना। ऐसा क्यों कहा गया है? माता का आंचल अध्याय के आधार पर संक्षेप में लिखिए। महतरी यानी कि माँ बच्चे को खेल खेल में कहानियां सुनाकर, पीछे पढ़ा ना हमने, बड़े ही प्यार से बच्चों का ध्यान खाने पर से हटा देती है और खेल में लगा देती है। इस बीच उनको बीच बीच में मुंह में कोर देती जाती है, मतलब उनको खाना भी खिलाती जाती, कहानी भी सुना रही हैं और खाना भी खिला रही हैं, जो कि माँ ही कर सकती है, आदमी नहीं, इसलिए ऐसा कहा गया है। अब है नई दिल्ली की काया पलट क्यों किया जा रहा था? जॉर्ज पंचम की नाक अध्याय के आधार पर संक्षेप में लिखिए। तो देखिए इंग्लैंड, अभी मैंने वो इंग्लैंड वाली रानी की बताई थी ना आपको, वही वाला चैप्टर है। इंग्लैंड की जॉर्ज पंचम की नाक, देखिए इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान आ रही थी। ऐसे में उनके कार्यक्रमों का ब्यौरा, उनकी वेशभूषा, देखिए कॉमा लगा, ये लगाना है, खान पान सभी के विषय में बड़ी चर्चा चल रही थी। खत्म। इन खबरों से हिंदुस्तान की राजधानी में तहलका मचा हुआ था। फिर आ गया, कंप्लीट हो गया ये। रानी पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, इसलिए दिल्ली का कायापलट हो रहा था। अब आते हैं नार्गे में धर्मचक्र की क्या विशेषता बताई गई है? साना साना हाथा जोड़ी अध्याय के, साना साना कौन सा आ गया? पहाड़ों की सुंदरता वाला जो चैप्टर है वो है ये, है ना। तो लेखिका पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक, हमने पढ़ा था ना, गंगटोक सिक्किम और हिमालय की तरफ गई थी घूमने के लिए। वहां पर एक कुटिया में घूमता चक्र देखा। पूछने पर नार्गे ने बताया कि धर्म चक्र है प्रेयर व्हील, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। अब हम आते हैं, मैंने आपको कहा था 4 नंबर के आपके लेखकों का परिचय आएगा, तो इसमें 3-4 लेखक हैं, इनको भी देख लीजिए। और शुरू के जो 4 चैप्टर आपके गद्यांश और पद्यांश के हैं, उनके लेखकों का जीवन परिचय जरूर पढ़ के जाइएगा, 4 नंबर का प्रश्न आएगा। मनु भंडारी का जन्म सन 1931 में भानपुरा मध्य प्रदेश में हुआ था। देखिए डेट्स और ये अगर याद रहते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम ये तो लिख ही सकते हैं, मध्य प्रदेश में हुआ। उनकी शिक्षा दीक्षा राजस्थान के अजमेर में हुई थी। देखिए पूरा नहीं करना होता, जैसे मध्य प्रदेश में जन्म हुआ, अजमेर में शिक्षा हुई, फिर इनको अपने वाक्य में बना लीजिए। देखिए जैसे सेंटेंस खत्म हुआ पूर्वविराम, ये बहुत ज़रूरी है हिंदी में। हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख लेखिका की रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों को देखा जा सकता है। इन्होंने अनेक कहानियाँ, उपन्यास व आत्मकथाएं लिखी। इन्हें अनेक पुरस्कार भी प्राप्त हुए। इनकी मृत्यु 15 नवंबर 2021 को हुई है। तो ये तो हो गए मनु भंडारी का। अब मनु भंडारी के बाद में देखिए नेक्स्ट है राम वृक्ष बेनीपुरी का जीवन एवं कर्तव्य परिचय संक्षिप्त। तो राम वृक्ष बेनीपुरी का देखते हैं। अब इनका जन्म बिहार के बेनीपुर गांव में हुआ था। ये मैट्रिक पास कर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। 15 वर्ष की आयु से इनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। देखिए कितनी छोटी उम्र में इन्होंने शुरुआत कर ली थी। इन्होंने अनेक नाटक, उपन्यास, कहानी, यात्रावंत, रेखा, ये बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा पूरे साल बता दूं, ये लगभग आप सभी में लिख सकते हैं। बहुत से सभी जो हिंदी के होते हैं सभी लिखते हैं वो सारी चीज़ें ये, ठीक है। इन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। इनकी मृत्यु सन 1968 में हो गई। अच्छा, याद नहीं हो रहा ना इनके नाम, बहुत से बच्चों को याद नहीं होते, तो जो अपने दोस्त हैं ना ऐसे उनको नाम दे दो। अच्छा ये राम वृक्ष बेनीपुरी हो गया, अच्छा इसने क्या क्या किया था, अच्छा ऐसे है ना, तो वो जल्दी से याद हो जाती हैं ये चीज़ें, है ना। लेकिन ऐसा मत दे देना कि वो दोस्त तुमसे लड़ाई करने लग जाए। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, जयशंकर प्रसाद का जीवन एवं कृत्य परिचय। अब हम देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी का। तो छायावादी कवि जयशंकर का जन्म 1889 में वाराणसी में हुआ। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। इनका जीवन अत्यंत संघर्षमय रहा। इन्होंने भी देखिए नाटक, कहानी, उपन्यास, मैंने कहा था नहीं सभी में लिख सकते हैं, ये इनमें भी लिख दीजिए। आलोचना, कविता आदि विषयों पर लिखा।
कामयानी, ये जैसे इंपॉर्टेंट आ गया ना, तो ये ध्यान रखिएगा। कामयानी इनकी कालजयी कृति है। सन 1937 में इनका निधन हो गया था। अब हम आते हैं गिरिजा कुमार माथुर का जीवन। तो देखिए गिरिजा कुमार, कवि गिरिजा कुमार माथुर का जन्म सन 1918 में गुना मध्य प्रदेश में हुआ। नई कविता के कवि गिरिराज कुमार माथुर विषय की मौलिकता को ध्यान में रखते हुए शिल्प की कला में वातावरण के माध्यम से रंग भरते थे। उन्होंने अनेक काव्य संग्रह, देखिए वापस से नाटक, आलोचना ग्रंथ, ये आप इसमें भी बस इनको डेट कहाँ जन्म हुआ वो ध्यान रखना है आपको। तो ये 4 थे जो कुछ इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ अगर आपको 4 नंबर लेने हैं तो शुरू के 4 चैप्टर कर जाइएगा। और जिन बच्चों ने पूरे साल नहीं पढ़ा तो कम से कम ये 4 कर जाइएगा ताकि जो भी हो कुछ तो आए। अब देखिए उसके बाद ये 3 नंबर का आएगा, निम्नलिखित पठित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये जो आप 4 पाठों के कवि का नाम याद करेंगे वो इसमें भी काम आएगा। जब इसका आप प्रसंग लिखेंगे तो प्रसंग कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत, ये जो क्या है देखिए गद्यांश, शुरुआत में ये लिखिएगा प्रस्तुत, अवतरण, लेखक अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो पाठ का नाम अगर याद है तो वो भी लिखना पड़ता है। जैसे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पाठ नौबत खाने में इबादत से ली गई है, जिसके लेखक यतेंद्र मिश्र हैं। अब प्रस्तुत में किसके बारे में, जैसे काशी की विशेषता बताई गई है तो काशी की कुछ विशेषताओं का वर्णन किया गया है। ये होता है प्रसंग, मतलब इसमें पाठ का नाम, कवि का नाम और ये किसके बारे में बता रहे हैं ये लिखना होता है। फिर व्याख्या, व्याख्या में इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई है अपनी भाषा में लिख दीजिए। भाई जैसे इसमें काशी में तो शुरुआत ऐसे करें, लेखा के अनुसार काशी में, अब ये जैसे संगीत आयोजन, अब इसको अपनी लैंग्वेज में लिख दीजिए। ये जो पूरे का पूरा है उसको अपने लैंग्वेज में लिख दीजिए। बस विशेषता, जिन बच्चों ने विशेष पूरे साल पढ़ा है कि भाई इसमें भाषा की शैली कैसी है। खां साहब के व्यक्तित्व में दोनों मजहबों का सम्मिलित रूप है, मतलब जो बिस्मिल्लाह खां थे वो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों को बहुत अच्छे से मानते थे, ये एक विशेषता आ गई इसकी। फिर भाषा शैली कैसी है, पढ़ के देख लीजिए, सरल भाषा है तो सरल लिख दीजिएगा, ठीक है। और जिन बच्चों को नहीं ढूंढना आता है तो बस पढ़ के देखिए, सरल भाषा ये लिख ही सकते हैं, सरल है तो अब भी कई सारी भाषाएं होती हैं, इसमें से जो भी आपको 2 चीज़ें विशेष लगी वो इसमें लिख दीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें ऑप्शन आएगा, मतलब 2 आएंगे, दोनों में से एक करना होगा। ये 3 नंबर का, जैसे एक गद्यांश आया वैसे एक पद्यांश आएगा। अब अगर पूरे साल आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो देखिए इसका भी प्रसंग वही, पहले तो जो भी लेखक है उनका नाम, जैसे देखिए प्रस्तुत पद्यांश तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। लक्ष्मण की उग्रता से भर के परशुराम के क्रोध पर राम अपनी शीतलता वाणी का प्रयोग करते हैं तथा उनके क्रोध को शांत करते हैं। ये वाला पार्ट पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आने के पूरे चांसेस हैं। अब जिन बच्चों को नहीं आता देखिए, जैसे कहू लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदिन संसारा, तो ये क्या कह रहे हैं देखिए, लक्ष्मण जी जो हैं वो परशुराम से कहने लगे, देखिए कहू लखन मुनि सील तुम्हारा, कि हे मुनि आपको संसार में कौन नहीं जानता है। अच्छा ये तो जैसे मैं कर रहा हूँ, आप लोगों को नहीं आए तो जो जो शब्द समझ में आ रहे हैं उन पे हिंदी में आपको वाक्य बना देना है, तो इस तरह से उसकी व्याख्या हो जाएगी। अब इसके बाद आपका क्या आएगा वो भी मैं बता देता हूँ, ये तो ऑप्शंस में हो गए। इसके बाद आपके 3-3 नंबर के ऐसे प्रश्न शुरू होंगे, जैसे बाल गोविंद भगत को साधु क्यों कहा गया है। बाल गोविंद भगत हमने पढ़ा था ना, मैंने अभी समझाया था ना, साधु प्रवृत्ति के लोग थे वो, उनके संगीत में बहुत जादू था, है ना, वो वही वाला चैप्टर। देखिए खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत साधु जैसा जीवन व्यतीत करते थे। सादा सरल जीवन जीने वाले भगत जी साहब की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर चुके थे। साहब मतलब वो अपने भगवान को कहते थे। वे अपने खेतों में पैदा हुई वस्तु को कबीर साहब के मठ पर ले जाकर चढ़ाते थे, कबीर साहब के भक्त थे। फिर प्रसाद रूप में जो मिलता वह लेकर आते थे। मैंने बताया था ना आपको, वे साधुओं की तरह ईश्वर और गुरु प्रशंसा के गीत गाते थे। वे दूसरों की चीज़ों को हाथ तक नहीं लगाते थे, यहाँ तक कि राग द्वेष से ऊपर उठे हुए साधु थे, है ना। फिर नवाब साहब ने अपनी खानदानी रईस होने का भाव किस प्रकार प्रकट किया, अभी बताया था ना खीरे वाला, वही वाले हैं ये। लखनवी अंदाज व्यंग्य के आधार पर लिखिए। इन प्रश्नों को मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि जिन बच्चों ने पूरे साल नहीं पढ़ा है या कम पढ़ाई की है तो प्रश्नों को लिखने का तरीका क्या होता है वो सीखना बहुत ज़रूरी है। देखिए नवाब साहब सीट पर पालथी मारकर आराम से बैठे, देखिए सेंटेंस खत्म हुआ, लगाया पूर्वीराम सामने तौलिए पर कच्चे ताजे खीरे रखे, कौमा लग गया, खीरों को उठाया, फिर कौमा, जैसे थोड़ा रुकते हैं तो कौमा लगाते हैं। लोटे के पानी से उनको धोया, फिर उन्हें पोंछा, फिर जेब से चाकू निकाला, पहले खीरे के दोनों सिरों को काटा और गोद कर खीरों का झाग बाहर निकाला,
फिर खीरों को सावधानीपूर्वक छीलकर और काटकर करीने से सजाया। खीरों पर नमक मिर्च बुरक कर उन्हें सूंघकर उनका रसास्वादन, मतलब उनका स्वाद ले करके एक एक करके खीरे से बाहर फेंकते चले गए। इस प्रकार नवाब ने खानदानी रईसी का भाव प्रकट किया। अब जैसे गोपियों, ये उद्धव श्री कृष्ण उद्धव गोपियों वाले चैप्टर में से आ गया। देखिए, गोपियों के द्वारा हमारे हरी हारिल की लकड़ी कहने का क्या तात्पर्य है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए हारिल की लकड़ी क्या होती है। तो देखिए, हारिल पक्षी अपने पंजों में रात दिन लकड़ी के टुकड़े को थामे रखता है। उसी प्रकार गोपियां भी कृष्ण को रात दिन स्मरण करती हैं, मतलब याद करती हैं। हारिल पक्षी के समान कृष्ण प्रेम को ना तो भूलती हैं और ना ही कृष्ण के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा सुनती हैं। इसी समानांतर आधार पर वे कृष्ण को हारिल की लकड़ी बताती हैं। अभी आ गया उत्साह कविता का केंद्रीय भाव लिखे। तो देखिए, निराला है इनके, क्रांतिकारी विद्रोही कवि माने जाते हैं। अब देखिए, जैसे आपने इससे शुरुआत की ऐसे, तो एग्जामिनर पे बहुत फर्क पड़ता है इसका, क्योंकि इसको राइटर का भी नाम याद है कि कौन लेखक है। तो जो बच्चे बहुत अच्छी परसेंटेज बनाना चाहते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इस लेखकों के नाम जरूर लिखें शुरुआत में। उनका उद्देश्य समाज में बदलाव लाना है, बादलों के गरजने बरसने का प्रतीक क्रांति, बदलाव व विद्रोह करना है। इसीलिए उत्साह मुख्य रूप से एक आह्वान गीत है। एक तरफ कवि की भावना है कि बादल पीड़ित व प्यासे जनमानस की आकांक्षाओं को पूरी करने वाला है, मतलब बारिश होंगे तो सभी की आकांक्षाएं पूरी होंगी, सभी जो प्यासे हैं उनकी प्यास बुझेगी, तथा दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना व नए अंकुरों को जन्म देने के साथ साथ लोगों के अंतर्मन में क्रांतिकारी भावना पैदा करने वाला है। तो इस तरह से आपको आंसर्स लिखना है, ये ध्यान रखिए, पूर्वीराम, कॉमा, ये सब बहुत अच्छे से लगाना है। फिर 4 नंबर का आपका 300 से 350 शब्दों में निबंध आएगा, जैसे राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण प्रदूषण, सड़क सुरक्षा, ये तो हैं। साथ ही साथ एक और आप कर लीजिएगा, जैसे आजकल जो स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, तो स्वच्छता अभियान बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्वच्छता अभियान कर लीजिएगा, अच्छे से लर्न स्वच्छता अभियान। एक बार पॉइंट्स देख लीजिएगा कि हम कैसे लिखते हैं, तो एक स्वच्छता अभियान आपका अच्छा टॉपिक हो जाएगा। और एक और कर लीजिएगा आतंकवाद, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आ सकते हैं। तो इनके पॉइंट्स देखिए, इनमें कुछ भी नहीं है, राष्ट्रीय एकता है। एक एक बार इन टॉपिक को पढ़ के चले जाइएगा कि इसको कैसे करते हैं। अब लास्ट में जो आपका टॉपिक 2 टॉपिक बचते हैं, वो है एक पत्र। देखिए, पत्र आपका आएगा या तो इस अपने प्रधानाचार्य को लिखने के लिए आएगा, या फिर अपने भाई बहन या अपने पिताजी को लिखने के लिए आएगा। तो जो प्रधानाचार्य वाला आप लिखेंगे, तो ये देखिए, सेवा में ये कॉमा नहीं लगाते बहुत बच्चे, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए, फिर ये महोदय के बाद कॉमा, फिर यहाँ कॉमा, फिर जयपुर, फिर विषय लिखना है। विषय लिख करके यहाँ पे जैसे खेल सामग्री मंगवाने हेतु है, तो ये खेल सामग्री मंगवाने पर है। फिर देखिए, जैसे धन्यवाद, स्टॉप लगाया, फिर दिनांक, क्योंकि ये बीच में जैसे खेल प्रश्न में है खेल सामग्री मंगवाना है। तो निवेदन है कि हमारे विद्यालय में खेल सामग्री का नितांत अभाव है, जिसकी वजह से हम सभी विद्यार्थियों को असुविधा हो रही है। फिर आपको और जो प्रॉब्लम लग रही है, समस्या लग रही है, वो सारी आप लिख सकते हैं कि भाई क्या क्या मंगवाना है। और उसके बाद देखिए, अतः आपसे ये जरूर लिखिएगा, जैसे मैटर हो गया, एक लाइन छोड़ के, अतः आपसे प्रार्थना है कि खेल संबंधी कठिनाइयों का निवारण करने में खेल सामग्री मंगवाने की कृपा करें। पूर्वीराम लग गया, फिर यहाँ पे जो भी डेट है वो लिखेंगे, प्रार्थी का नाम और अपनी कक्षा लिख दिया। और जब हम अपने भाई बहनों को लिखते हैं, तो जैसे प्रिय श्रो, खुद को ले लीजिए। बहुत से बच्चे यहाँ पे विषय लिख देते हैं, ऐसी गलती, अरे हम भाई बहनों को लिखेंगे, अपने किसी रिलेटिव्स को, अपने जानकार को लिखेंगे, तो विषय थोड़ा ना लिखेंगे। तो यहाँ पर फिर स्नेह शुभ आशीर्वाद, जैसे छोटा है तो आशीर्वाद दे दिया। यहाँ पे देखिए एड्रेस आएगा, फिर यहाँ पे आप जैसे उसका, जब भी हम किसी से मिलते हैं तो पहले उसे कुशल क्षेम तो पूछेंगे कि भाई आप सही हो कि नहीं हो, पहले वो सारी चीज़ें पूछनी है। फिर उसके बाद लास्ट में अब वहाँ पे जो भी चीज़ें हो सकती हैं अच्छे से अच्छे वो बताना है। तो दोनों में से आपके पास ऑप्शन आएगा। लास्ट प्रश्न आएगा आपका जो है वो है, जैसे आपके विज्ञापन तैयार करना है। तो विज्ञापन आप लोग न्यूज़पेपर में देखते होंगे, न्यूज़पेपर में बहुत से विज्ञापन आते हैं ना, एडवर्टाइजमेंट वाले। अब जैसे आपका मित्र फूलों से बनी वस्तुएं, गुलदस्ते, हार, मालाएं आदि की बिक्री बढ़ाना चाहता है, तो उसकी सहायता के लिए कि विज्ञापन तैयार किए हैं। तो देखिए ऐसे ब्रैकेट बनाया। सबसे पहले देखिए ये जैसे सुरभि संसार, यहाँ पर सभी प्रकार के फूलों से बने हार, गुलदस्ते एवं ताज़ा फूलों की मालाएं उपलब्ध हैं, हर समय हर जगह पहुँचाने की निःशुल्क व्यवस्था। मोबाइल नंबर डाल दिया। यहाँ पे चाहो तो कुछ फूल के आप ऐसे डायग्राम भी बना सकते हो, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, है ना। तो इस तरह से, या फिर जैसे ये आ गया पेंटिंग्स,
कला अंकुर संस्था की काल विधि में कुछ पेंटिंग्स बिक्री के लिए उपलब्ध हैं, इस हेतु एक विज्ञापन लिखिए। इसमें इन्होंने बनाया नहीं है, आप जैसे पेंटिंग है तो छोटा सा ब्रैकेट बना के कोई पेंटिंग्स बना दी और अच्छा दिखेगा। कला अंकुर संस्था ऑयल चित्रों की प्रदर्शनी, फिर इसके बारे में लिख देंगे। सुंदर प्रदर्शनी बिक्री हेतु रखी गई है, आप सभी इस कला प्रदर्शनी में आमंत्रित है। फिर आयोजक अपना नंबर, समय और स्थान। तो इस तरह से ये पूरा आपको मैंने एक फॉर्मेट समझाया है कि कैसे आप पेपर सॉल्व करेंगे। जिन बच्चों ने पूरे साल तैयारी नहीं की है, मैं उनसे फिर यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको एक बार अच्छे से देखिएगा, घर पे टाइम दीजिए, और कल आप सभी बच्चे जब पेपर देने जाएं या जीवन में कभी भी, मैं तो यही कहूँगा हर दिन अपने सुबह अपने माता पिता के पैर छूकर जरूर जाएं। देखिए, जो आपसे बड़े हैं उनका आशीर्वाद लेकर जरूर जाइएगा, क्योंकि ये साइंटिफिकली भी ये चीज़ें मानी गई हैं कि हमारे जो पूर्वज जो करके गए हैं, जो ये पैरों को छूते हैं हम, तो उनसे हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती हैं। तो आप सभी खुश रहें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, और मुझसे जो भी सहायता होगी मैं ज़रूर करने के लिए तैयार रहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।